मैं हूं सुरेश चौहान की और आप सभी को नए वर्ष की पूर्व संध्या पर शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2072 आया है और आज हम इस दिन के पूर्व संध्या पर सवेरे पर आपके साथ इस विषय पर बात करने के लिए मजबूर है कि हम गुलामी का प्रतीक अंग्रेजों का नववर्ष तो बड़े धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन अपने नववर्ष को भूल गए हैं। तो इस अपने नववर्ष का अपनेपन का एहसास इसके स्वागतोत्सव से करने का माहौल देश भर में है। देश में पिछले करीब 8-9 महीने से 10 महीने से जो राष्ट्रवाद का, भारतीयता का जो माहौल बना है, उस माहौल में अब भारतीय ये अपने आप को कहने में गौरवान्वित महसूस कर रहा है। लेकिन उसका यह गौरव जिन मूल्यों के साथ जुड़ा है, जिन घटनाओं के साथ जुड़ा है, जिन तथ्यों के साथ जुड़ा है, जिन विचारों के साथ जुड़ा है, जिन उत्सवों के साथ जुड़ा है, उसमें से महत्वपूर्ण उत्सव होता है नया वर्ष। जी हाँ, अमूमन ये देखा गया है कि जो अंग्रेजों के गुलाम रहे देश है, वो 1 जनवरी का नए साल का अंग्रेजी वर्ष ज़्यादा धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन अगर हम देखेंगे कि जो कट्टर राष्ट्रवादी देश कहे जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा चाइना या ऐसे जापान, जर्मनी ऐसे देश है जो देश अपने यहाँ पर अपने नव वर्ष को मनाते हैं और उसके कारण वहाँ के लोगों में अपनेपन का स्वाभिमान जागता है। ये जो अपनेपन का स्वाभिमान है, ये व्यक्ति को राष्ट्र प्रेम के लिए और ज़्यादा प्रेरणा देता है और उस प्रेरणा से राष्ट्र खड़ा होता है। और इसलिए भारत में भी अब बड़ी रेखा खींचनी है। हम ये नहीं कह रहे कि 1 तारीख को बैन करो, 1 जनवरी को बैन करो। हम कह रहे हैं कि उससे ज़्यादा बड़े पैमाने पर भारतीय नववर्ष को, विक्रम संवत को मनाएं। तो ये विक्रम संवत जो शुरू हुआ, ये राजा विक्रमादित्य के उस विजय के कारण हुआ। कौन थे राजा विक्रमादित्य? देखिए, पूरे ब्रह्मांड में पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जो अपनी विशेषताओं के कारण अन्य सभी ग्रहों से अलग है। ठीक उसी तरह संपूर्ण विश्व में भारत ही एक ऐसा राष्ट्र है जो अपनी दिव्यता, अपनी विशेषता और अपने स्वर्णिम इतिहास के कारण पूरे विश्व में विख्यात है। भारत एक ऐसा देश है जिसकी एक अलग पहचान सिर्फ और सिर्फ भारत के सदियों पुराने इतिहास और महत्ता के कारण है। सदियों से भारत की धरती ने कई वीर सपूतों को जन्म दिया। ऐसे कई राजा हुए जिनका नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है और उन्हीं में से एक है भारतवर्ष के महत्वपूर्ण नगर जय श्री महाकाल उज्जैनी नरेश चक्रवर्ती सम्राट महाराजा विक्रमादित्य। विक्रमादित्य भारतीय इतिहास के सबसे महान शासक थे जो अपने ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। राजा विक्रमादित्य इतने योग्य थे कि उनके नाम की उपाधि तक बन गई। विक्रमादित्य की उपाधि भारतीय इतिहास के बाद के कई अन्य राजाओं ने प्राप्त की थी। माना जाता है कि उज्जैन के नरेश का शासन पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ था। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के समय ही विक्रम संवत चलाया गया था। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा ईरान, इराक और अरब में भी फैला हुआ था। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम किंतोई ने अपने पुस्तक सायर उर ओकुल में किया है। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही प्रवर्तित मानते हैं। इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विद्याभरण ग्रंथ से होती है, जो कि 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया। भारतीय परंपरा के अनुसार धन्वंतरी, शपनक, उमर सिंह, शंकु खटकरपारा, कालिदास, बेताल भट्ट, वररुचि और वराहमिहिर उज्जैन में विक्रमादित्य के राज दरबार के अंग थे। कहते हैं कि राजा के पास नवरत्न कहलाने वाले 9 ऐसे विद्वान थे जो हर क्षेत्र के ज्ञानी थे। कालिदास प्रसिद्ध संस्कृत राजकवि थे। वराहमिहिर उस युग के प्रमुख ज्योतिष थे जिन्होंने विक्रमादित्य के बेटे की मौत की भविष्यवाणी की थी। बेताल भट्ट एक धर्माचार्य थे। माना जाता है कि उन्होंने विक्रमादित्य को 16 छंदों की रचना नीति प्रदीप का श्रेय भी दिया है। विक्रमादित्य ऐसे राजा थे जिनकी ख्याति युगों युगों तक गाई जाती है।
ये महान राजा विक्रमादित्य जिनके नाम पर ये संवत शुरू हुआ है, ये 2072 हैं। दुनिया की कोई भी सभ्यता जो वर्तमान में जीवित हो इतनी पुरानी नहीं थी, या जो मृत्यु भी हो चुकी है वो भी नहीं थी। अमूमन देखा जाता है कि 2000 सालों में दुनिया की सभ्यताएं नष्ट होती है। इसके पहले का भी इतिहास है। विक्रमादित्य के पहले भी लाखों साल पुराना हमारा ये सभ्यता का ये सांस्कृतिक देश और भी कई पंचांगों से जाना जाता है, कई कैलेंडर से जाना जाता है। 5000 साल पुराना महाभारत कालीन भी कैलेंडर है और उससे भी पुराने कैलेंडर हमारे पास हैं। तो ये जो पंचांग जिसको हम कहते हैं, जिस पंचांग के आधार पर नासा भी अगर उपग्रह छोड़ना है आकाश में, स्पेस में या किसी दूसरे ग्रह पर, तो जिस भारतीय पंचांग का आधार लेती है, जिसके गणित का आधार लेती है, ये पंचांग हमारा क्या है देख लीजिए। इस संसार में सभी कार्यों में सर्वत्र काल ही आवश्यक प्रतीत होता है। सबसे पहले मन में ये जिज्ञासा पैदा होती है कि ये काल क्या है। भारतीय परिवेश में काल दो तरह के माने गए हैं। एक काल वो जो भूभुर्वादी चतुर्दश कालों का अंत करने वाला है, और दूसरा काल वो जो कलात्मक अर्थात गणात्मक होता है। ये गणात्मक काल भी दो तरह के माने गए हैं, स्थूल और सूक्ष्म। आकाश में तारामंडल विभिन्न रूपों में दिखाई देने वाले आकार को नक्षत्र कहते हैं। मूलतः नक्षत्र 27 माने गए हैं। हिंदू पंचांग की उत्पत्ति वैदिक काल में ही हो चुकी थी। सूर्य को जगत की आत्मा मानकर उक्त काल में सूर्य और नक्षत्र सिद्धांत पर आधारित पंचांग होता था। वैदिक काल के बाद आर्यभट्ट, वारामिहिर, भास्कर जैसे खगोल शास्त्रियों ने पंचांग को विकसित कर उसमें चंद्र की कलाओं का भी वर्णन किया। वेदों और अन्य ग्रंथों में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी और नक्षत्र सभी की स्थिति, दूरी और गति का वर्णन किया गया है। स्थिति, दूरी और गति के मान से ही पृथ्वी पर होने वाले दिन रात और अन्य संधि काल को विभाजित कर एक पूर्ण सटीक पंचांग बनाया गया है। क्या आप जानते हैं हिंदू पंचांग की अवधारणा क्या है? पंचांग काल दिन को नामांकित करने की एक प्रणाली है। पंचांग के चक्र को खगोलकीय तत्वों से जोड़ा जाता है। 12 महीने का एक वर्ष और 7 दिन का एक सप्ताह रखने का प्रचलन विक्रम संवत में ही शुरू हुआ। महीने का हिसाब सूर्य और चंद्रमा की गति पर रखा जाता है। पंचांग नाम 5 प्रमुख भागों से बने होने के कारण है। ये भाग हैं तिथि, वार, नक्षत्र, योग और कारण। इसकी गणना के आधार पर हिंदू पंचांग की 3 धाराएं हैं। पहली चंद्र आधारित, दूसरी नक्षत्र आधारित और तीसरी सूर्य आधारित कैलेंडर पद्धति। कई रूपों में ये पूरे भारत में माना जाता है। एक साल में 12 महीने होते हैं। प्रत्येक महीने में 15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। प्रत्येक साल में 2 अयन होते हैं। इन 2 अयनों की राशियों में 27 नक्षत्र भ्रमण करते रहते हैं। एक दिन को तिथि कहा गया है, जो पंचांग के आधार पर 19 घंटे से लेकर 24 घंटे तक की होती है। चंद्र मास में 30 तिथियां होती हैं, जो 2 पक्षों में बटी होती हैं। शुक्ल पक्ष में 1 से 14, फिर पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा सहित कुल मिलाकर 15 तिथि। कृष्ण पक्ष में 1 से 14 और फिर अमावस्या आती है। अमावस्या सहित 15 तिथि। आकाश में तारामंडल के विभिन्न रूपों में दिखाई देने वाले आकार को नक्षत्र कहते हैं। मूलतः नक्षत्र 27 माने गए हैं। ज्योतिषियों ने एक और विभाजित नक्षत्र भी माना है। चंद्र उक्त 27 नक्षत्रों में भ्रमण करता है। प्रत्येक महीने में 30 दिन होते हैं और 30 दिनों में चंद्रमा की कलाओं के घटने और बढ़ने के आधार पर 2 पक्षों यानी कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में विभाजित किया गया है। एक पक्ष में लगभग 15 दिन या 15 सप्ताह होते हैं। एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्र की कलाएं बढ़ती हैं और कृष्ण पक्ष में घटती हैं। संसार का अभिप्राय ही परिवर्तनशील है, वही जीवन है। इसलिए ग्रह नक्षत्रों के परिवर्तन से काल होता है। प्रत्येक वस्तु का काल अपना होता है। जैसे हम पृथ्वी के निवासी हैं, इसलिए हम प्रत्येक काल को पृथ्वी के सापेक्ष ही देखते हैं। ये आज से ही नहीं बल्कि आदि काल से हमारी काल गणना का आधार है।
हमारे देश की ज्योतिष विज्ञान बहुत विकसित है और इसी विज्ञान के आधार पर कई विदेशी वैज्ञानिक भी अपनी गणनाएं करते हैं। ज्योतिष की दृष्टि से समग्र काल में सावन दिन या मान के धरातल में ही देखा जाता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में दिन का प्रारंभ मध्य रात्रि से नहीं बल्कि सूर्योदय से होता है। इसी आधार पर नक्षत्रों में अश्विनी नक्षत्र को, राशियों में मेष राशि को और मासों में चैत्र मास को प्रथम माना जाता है। काल के प्रारंभ में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा थी, इसलिए इसी से वर्ष प्रतिपदा मानी जाती है। इसलिए आज तक भारतीय काल गणना के अनुसार वर्ष का प्रथम दिन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही माना जाता है। ये जो पंचांग है, ये पंचांग केवल ज्योतिष के लिए नहीं है, ये तो मौसम का हाल भी बताता है और आधुनिकतम आधुनिक जो रडार होते हैं उससे भी ज़्यादा अच्छा बताता है। हमारा पंचांग केवल ज्योतिष के कुछ पोंगा पंडित लोगों ने खराब कर दिया, उसकी विश्वसनीयता घटा दी। वास्तव में ज्योतिष एक ऐसा शास्त्र है, पंचांग जिसका एक गणितीय आधार है। गणित हमारे यहाँ पर अलग ना सिखाकर ज्योतिष में सिखाया जाता था और ये पंचांग उसी के आधार पर विकसित किया गया है। हजारों सालों बाद भी भारतीय पंचांग में माइक्रो सेकंड की भी कोई डिफेक्ट नहीं आती, कोई एरर नहीं आता, ये इसकी विशेषता है। इसके साथ ही हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हुए, हम उनके पास भी चलेंगे, उनकी बात सुनेंगे कि इस मौके पर क्या कहना चाहते हैं। जय हिंद, बोलिए। नमस्कार सर, मैं बिहार भागलपुर से मानसी सिंह बोल रही हूँ और आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आज के बिंदास बोल का जो मुद्दा है वो बहुत अच्छा आपने उठाया है। और एक बात और कहूँगी कि आज हमें हर घर में भारतीय नववर्ष मनाने के लिए सब लोगों को प्रेरित करना चाहिए और खुद भी भारतीय नववर्ष मनाना चाहिए और अंग्रेजों के बताए हुए नववर्ष को नहीं मनाना चाहिए। और भारतीय नववर्ष के दिन हमें जैसा कि आपने बताया पहले कि हमें अच्छे कपड़े पहनकर तिलक लगाना चाहिए और भगवा झंडा फहराना चाहिए अपने घर में। और साथ ही इससे हमारे देश की सभ्यता संस्कृति नजर आती है और साथ ही जो हम विदेशी सभ्यता की तरफ भाग रहे हैं सर, वो भी बहुत गलत चीज है। और आपके चैनल के माध्यम से ही सर हम लोगों को सबको इतनी अच्छी जानकारी मिलती है और इतनी अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिलती हैं। ऐसा तो सर किसी चैनल पे नहीं दिखाया जाता है। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जय हिंद सर। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। जय हिंद, बोलिए, क्या कहना है आपको? सुरेश जी नमस्कार, मैं हुकमचंद आजमगढ़ से बोल रहा हूँ। भारतीय नववर्ष की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं यह कहना चाहता हूँ कि चैत्र प्रतिपदा को जो हमारा अपना नववर्ष है, इसे मनाने के लिए भी हमें अपील करनी पड़ती है। क्या ऐसा नहीं लगता कि हम आज भी विदेशी मानसिकता के गुलाम हैं? और सुरेश जी, मेरा ये मानना है कि जो नववर्ष के टाइम पे ये जो चैत्र मास में नवरात्र मनाए जाते हैं, ये हमारे पूरे देश को मनाना चाहिए। हमारे राष्ट्र की एक पहचान है और हिंदू धर्म की आस्था इसी के प्रति और आगे बढ़ेगी, ताकि ये इसी वजह से हम ये दर्शा सकते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू ही धर्म जो है सबका विकास कर सकता है। और सुरेश जी, मैं अपने दिल की एक बात और कहना चाहता हूँ। ये नववर्ष का जो मौके पे जो है एक कार्यक्रम चलना चाहिए नवरात्रों का, कि पूरे विश्व में ये एक चलाना चाहिए, जिससे जो है हिंदुस्तान की जो है समाज और सभ्यता का प्रचार जो है विश्व के हर कोने तक पहुंचे। धन्यवाद। अगले कॉलर के पास चलते हैं। हेलो सुरेश जी, नमस्कार सर। सर, ये जो आप जो चला रहे हैं कि अंग्रेजी नया साल छोड़ करके जो हमारे देश का नया साल है उसको मनाना चाहिए, ये बहुत अच्छा है। आज के समय में ऐसा हो गया है कि सब लोग अंग्रेजी वाले के पीछे ज्यादा भागते हैं, अपने देश की जो संस्कृति है उसको भूल रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे कि वापस आना चाहिए, ये सब जो भारतीय नया साल जो है हमारा वो मनाना चाहिए लोगों को, और लोगों को इसके लिए जागरूक भी करना चाहिए। सरकार को भी चाहिए कि वो लोगों को जागरूक करे नया साल पर। धन्यवाद।
एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े, उनके पास चलते हैं। जी नमस्कार, जय हिंद। मैं नीलम कश्यप दिल्ली से। भारतीय नववर्ष के निमित्त आपने एक अच्छी पहल की है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय नववर्ष सभी के लिए मंगलमय हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। लोग इसके महत्व को समझें और सराहें। वेस्टर्न कल्चर के राज्यवाद ने सभी चीजों को अपने अनुसार ढालने का प्रयत्न किया है, इसलिए अंग्रेजी नववर्ष का बुखार छाया रहता है। यह सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है कि वह क्या मनाएं या क्या ना मनाएं, लेकिन भारतीयता को भूलते जाना कहां तक न्याय संगत है। आपने यह पुनीत कार्य किया है कि हम सभी भारतीय नववर्ष को संपूर्णता में आत्मसात करें। नई पीढ़ी, किशोर और युवा पीढ़ी का यह दोष नहीं है कि वे भारतीयता से प्राय वंचित होते जा रहे हैं, बल्कि कहीं तो जानबूझकर उन्हें भारतीय मूल्य परंपराओं से वंचित कराया जा रहा है। यह मीडिया, माध्यमों, बुद्धिजीवी और वरिष्ठ पीढ़ियों की अहम जिम्मेदारी है कि युवा शक्ति को भारतीयता के मर्म से परिचित कराएं। आपको पुनः धन्यवाद कि आपने यह कदम उठाया। वंदे मातरम। धन्यवाद। स्काइप कॉलर भी हमारे साथ है। हमेशा की तरह अपने घर से बैठे हुए लोग अपने मोबाइल से या लैपटॉप से, टैब से स्काइप करते हैं। स्काइप कॉलर के पास। नमस्कार मित्रों, मैं विवेकानंद लखनऊ से आप सभी को भारतीय नववर्ष की कोटि कोटि बधाइयाँ। सुदर्शन परिवार एवं विंदास बोल के माध्यम से पूरे विश्व को हिंदू संस्कृति की शांति का परिचायक भारतीय नववर्ष मंगलमय हो, यही आपकी सबको मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। और विंदास बोल बहुत अच्छा एक प्रयास कर रहा है। विंदास बोल के माध्यम से नए नए विषय हम सबको सुनने को मिल रहे हैं। विंदास बोल और सुदर्शन परिवार की ओर से या राष्ट्र निर्माण के क्षेत्र में एक नया कदम जो उठाया गया है, वह भी निश्चित ही एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम होगा। भारतीय संस्कृति को विश्व में परिचय कराने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। इसी के साथ आप सभी को पुनः एक बार भारतीय नववर्ष की शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों। तो सुन रहे थे बात आपकी। स्काइप पर भी लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और स्काइप के कॉलर हैं। नमस्कार, मैं सत्यवान रोहतक से बोल रहा हूं और मेरा प्रणाम है आदरणीय सुरेश चौहान के जी को, जो आप इतना अच्छा आयोजन लेके आए हैं। राष्ट्र निर्माण के माध्यम से पूरे देश में जो भारतीय नववर्ष विक्रम संवत 2072 की सबको, पूरे भारतवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और पूरे देश में आपने जो इतना भव्य आयोजन रखा है भारतीय नववर्ष का, इसके लिए बहुत बहुत आभार आपको। इस तरह के आयोजन भारतीय नववर्ष पर होते रहने चाहिए। और पूरा भारतीय से मैं आग्रह करता हूं कि सब भारतवासी मिल करके खुशी और हर्षोल्लास के साथ में मनाएं। रोहतक में हम भी एक बहुत बड़ा आयोजन कर रहे हैं और आदरणीय सुरेश चौहान के जी से हमने प्रेरणा ली और पूरे हर्ष और उल्लास के साथ में इस आयोजन को हम मना रहे हैं। घर पर सांस्कृतिक ध्वज लगा रहे हैं सबके घरों पर और सबके माथे पर हम तिलक लगा रहे हैं। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं पूरे भारतवासियों को नववर्ष विक्रमी संवत की। ओम प्रणाम। धन्यवाद। तो चलिए स्काइप का कॉल लेते हैं। नववर्ष की शुभकामनाएं मेरी ओर से समस्त भारतवासियों, भाइयों को, बहनों को। भाई सुरेश चौहान जी के ने आज आपने जो मुद्दा उठाया है बिंदास बोल में, मुझे लगता है कि ये काफ़ी साल पहले हो जाना चाहिए था, मेरा मानना है। लेकिन आपने थोड़ा लेट शुरू किया, लेकिन बहुत ही अच्छा शुरू किया। आप इस मुहिम से, आपने जो ये मुहिम तैयार किया है, जो ये राष्ट्रवाद के जो कार्यक्रम, ये संगठन जो आपने बनाया है, बहुत ही अच्छा है। और आने वाले समय में हम युवा को जो एक रास्ता मिलेगा, एक राह मिलेगा, उसके लिए राष्ट्र निर्माण जो संगठन आपने बनाया है, बहुत ही अच्छा है हमारे लिए, हमारे युवाओं के लिए। धन्यवाद भाई साहब। तो सुन रहे थे बात आपकी। स्काइप पर भी लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और स्काइप के कॉलर हैं। नमस्कार सुरेश जी, मैं नीरज बोल रहा हूँ हरियाणा से। जिस तरीके से पाश्चात्य संस्कृति में हमारे भारत देश के लोग ढलते जा रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं हमारे भारतीय संस्कृति पर खतरा मंडराने लगा है। जिस तरीके से हम पाश्चात्य संस्कृति के जो न्यू ईयर है उसको बड़े धूमधाम से मनाते हैं और कई दिनों से पहले इसकी तैयारी शुरू कर देते हैं, लेकिन हमारी भारत देश का जो नववर्ष है उसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है और हमारे देश के लोग इसे जानना शायद चाहते भी नहीं है। जो पाश्चात्य संस्कृति भारत देश में इतनी बढ़ चुकी है कि हम अपनी ही संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। आपके चैनल के द्वारा जो, एक तो मैं पहले आपके चैनल को मतलब कि धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस तरीके की मुहिम उन्होंने चलाई ताकि हमारे देश के लोग हमारा जो
भारतीय नववर्ष है उसको जाने और उसको मनाएं, क्योंकि जितनी जरूरी पाश्चात्य संस्कृति के नववर्ष मनाने के उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमारे भारत का नववर्ष मनाने की ज़रूरत है, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे देश की संस्कृति के प्रति पता सके, ताकि आने वाली पीढ़ी को हमारे देश के भारतीय नववर्ष के बारे में पता लग सके, और जिस तरीके से हम आज जो भी लोग हम भारतीय संस्कृति को मना रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा इसका प्रचार हो और आने वाले समय में हम भारतीय नववर्ष को मनाएं। तो सुन रहे थे बात आपकी। स्काइप पर भी लोग क्या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। एक और स्काइप के कॉलर हैं। भाई सुरेश जी, सबसे पहले मैं आपको बिंदास बोल के लिए, बिंदास बोल के माध्यम से किए जा रहे आपके प्रखर राष्ट्रवादी कार्यों को नमन करता हूं। भ्राताश्री, आपने तो देश में भूचाल ला दिया है बिंदास बोल के माध्यम से, खास करके प्रखर राष्ट्रवाद के बारे में। खैर, तत्पश्चात वर्ष प्रतिपदा शनिवार संवत 2072 जो 21 मार्च को है, इसके लिए आपको तथा चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को, यहां तक कि अभी पूरे विश्व को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आप सभी को नया साल अपरिमित, असीमित, ढेर सारी खुशियां प्रदान करे। आज भारतवर्ष और भारतीय संस्कृति सबसे बड़े संकट काल से गुजर रहा है। एक तरफ पश्चिमी देशों की विसंगतियां, उनकी कुरीतियां पूरे देश पर हावी हो रही हैं, तो दूसरी तरफ ओवैसी जैसे लोग या उनकी सोच या उनके विचार पूरे देश पर संकट बने हुए हैं। इन परिस्थितियों में मैं आपके चैनल के माध्यम से देशवासियों को आह्वान करना चाहता हूं, देशवासियों का आह्वान करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं, अनुरोध करता हूं कि आप शनिवार 21 मार्च को, जो कि हमारी परंपरा है, मां दुर्गा की हम पूजा करते हैं, तो हम मां दुर्गा की पूजा करें। हम अपने अपने माथों पर, पूरे परिवार के माथों पर तिलक लगाएं और अपने घरों पर भगवा ध्वज फहराएं। चलिए, धन्यवाद। जरा कारणों पर नजर डालते हैं कि आखिर आज ये कार्यक्रम करने की नौबत क्यों आई। देखिए, कुछ आंतरिक विखंडनकारी और बाहरिक विभाजक तत्वों ने राष्ट्रवाद, भारतीय संस्कृति और सांस्कृतिक चेतना के विरुद्ध नकारात्मक दुष्प्रचार किया कि उसमें स्वाभिमान, आत्मगौरव और देशभक्ति के आदर्श धराशायी होने लगे। जिस भारतीय संस्कृति ने पूरे विश्व को बंधुत्व का पाठ पढ़ाया, गणतंत्र और लोकतंत्र का ज्ञान दिया, उसी संस्कृति को पिछड़ा और असभ्य कहा गया। हमारी संस्कृति पर षड्यंत्रवश जमकर प्रहार किए, जो आज और भी उग्रतर रूप में अपना विध्वंसक स्वरूप दिखा रहे हैं। पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में सबल, सशक्त और सक्षम भारत गढ़ने की दिशा में आगे न बढ़ना, भारतीय संस्कृति एवं सांस्कृतिक चेतना व राष्ट्रवाद के विरुद्ध उस दुष्प्रचार का प्रभाव आज देश और समाज पर इस तरह हावी है कि हमारे मन में देश, सांस्कृतिक परंपरा और विरासत के लिए स्वाभिमान की जगह हीन भावना ने ले ली है। पाश्चात्य सभ्यता का अंधा अनुकरण करके हम अपनी गौरवमयी और समृद्ध संस्कृति पर हमें गर्व नहीं होता, बल्कि हम उससे विमुख होते जा रहे हैं। यहाँ पर रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे बिंदास बोलचाल।
ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोलो, और बिंदास में हम आपके सामने मुद्दा लेकर आए कि गुलामी का प्रतीक अंग्रेजों का नववर्ष तो हम अब तक मनाते आए हैं, क्यों ना अब इस राष्ट्रवादी माहौल में हम भारतीय नववर्ष विक्रम संवत को मनाएं। इस साल विक्रम संवत 2072 है और अंग्रेजी तिथि अनुसार 21 मार्च को आ रहा है। राष्ट्र निर्माण इस सामाजिक संगठन ने जो सुदर्शन के इनिशिएटिव के आधार पर काम कर रही है, देश भर में इसको मनाने का तय किया है। हर माथे पर तिलक और हर घर पर भगवा अपना सांस्कृतिक ध्वज लगाने का यह अभियान है। इस अभियान को भी बड़े पैमाने पर देश भर में किया जा रहा है। इसकी क्या तैयारियां है, कैसे झंडे लगाए जा रहे हैं, क्या कार्यक्रम हो रहे हैं, इस पर नजर डालते हैं। हमारी सभ्यता संस्कृति का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। भारतीय संस्कृति की ही देन है कि दुनिया के कई वैज्ञानिक ग्रह नक्षत्रों की सही गणना हमारी प्राचीन ज्योतिष गणना के आधार पर करते हैं। प्राचीन समय में भारतवर्ष में हर कार्य के पहले संस्कार संपन्न करने की परंपरा थी। इन संस्कारों की संख्या 40 थी। बाद में सामाजिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप इन संस्कारों की संख्या 16 रह गई। महर्षि व्यास द्वारा सूचित इन 16 संस्कारों में से आज के परिवेश में इन सभी संस्कारों को करना अति आवश्यक है। ये 16 संस्कार गर्भस्थ शिशु से लेकर शरीर के अंत तक पूर्ण होते हैं। हमारा भारतीय नववर्ष हमारी महान और समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। शालिवाहन और विक्रमी संवत की शुरुआत इसी दिन से होती है। चैत्र प्रतिपदा खगोलीय दृष्टिकोण से भी शास्त्रीय काल गणना की कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरती है और इस काल गणना के आधार पर ही कई अन्य गणनाओं की शुद्धता वैज्ञानिक कसौटी भी पूर्णतः सटीक और अकाट्य है। इसलिए हम सभी को भारतीय नववर्ष जरूर मनाना चाहिए। भारतीय नववर्ष को हम 2 स्वरूपों में मना सकते हैं, एक तो व्यक्तिगत तौर पर और दूसरा सामूहिक तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर नववर्ष को स्वच्छ नवीन भारतीय परिधान धारण करना चाहिए और माथे पर तिलक लगाना चाहिए। अपने घर को ऊंचे से ऊंचे स्थान पर भगवा ध्वज फहराना चाहिए जो पूर्ण रूप से स्थायी हो। अपने संपूर्ण घर को स्वच्छ करना चाहिए। इस दिन घर के प्रत्येक सदस्य को भारतीय वेशभूषा धारण करना चाहिए। अपने घर में भगवा ध्वज लहराने के बाद इस भगवा ध्वज को दीपावली या अन्य किसी पारिवारिक उत्सव या आयोजन के समय बदलना भी चाहिए। हम भारतीय नववर्ष को सामूहिक रूप से भी मना सकते हैं। किसी सार्वजनिक स्थान पर जैसे धार्मिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक या अन्य किसी भी स्थान पर समूह में इकट्ठे होकर उत्साह पूर्वक ऊंचे से ऊंचे झंडे पर भगवा ध्वज लगाएं। सभी को तिलक लगाएं, जय घोष का नारा करें। ध्वजारोहण का सर्वाधिक उपयुक्त समय सूर्योदय के साथ ही माना गया है। नववर्ष को पूरे दिन उपयुक्त समय पर शोभा यात्रा निकालें, प्रभात फेरी निकालें, झांकी निकालें, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी करें। सांस्कृतिक कार्यक्रम में भारतीय गीत, संगीत, नृत्य, नाटक, काव्य सम्मेलन को सम्मिलित करना चाहिए और अपनी सभ्यता संस्कृति से सभी को अवगत कराना चाहिए। इस दिन अधिक से अधिक गाड़ियों में, घरों में, कार्यालयों में और ऐसे कई स्थानों पर भगवा ध्वज जरूर लगाएं। भगवा ध्वज हमारी सांस्कृतिक पहचान है। ये आस्था, त्याग, समर्पण, तेज और शौर्य का प्रतीक है। हमारे महान पूर्वजों ने इसकी महिमा को बढ़ाया है। घर पर जैसे DTH का एंटीना लगाने से टीवी सिग्नल की गुणवत्ता अच्छी होती है, ठीक वैसे ही घर पर लगा भगवा ध्वज दैवीय शक्तियों को घर के अंदर प्रभावी तरीके से प्रवेश कराता है। इससे घर में सुख शांति का स्थायी वास होता है। इससे आपके घर को नजर नहीं लगती और कई दोषों से घर दूर रहता है। पड़ोसियों में इस घर के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न होता है। माथे का तिलक आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है।